हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले यूनिट 3 के जितने भी टॉपिक है वो हमने सभी क्लियर कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। ये हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम अपने यूनिट 3 को आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अपने यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो है जिसमें यूनिट 3 को हम करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मीन्स किसी भी व्यावसायिक संगठन में किस प्रकार से जो मॉडर्न मेथड है या हमारा जो एक आधुनिक तरीका है, तौर तरीका है बिजनेस के अंदर, या जो तरीके विधियां जो यूज़ की जाती है उसको हम किस तरीके से इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, किस तरीके से इसकी हम व्याख्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा एक तरह से बाउंड्री लेस है। मतलब कि इसके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं है किसी प्रकार से, इसका जो एरिया है उस पर कोई भी एक तरीके से रोक नहीं है। विच आर नेटवर्किंग टुगेदर एंड कोलेबरेटिंग मोर देन एवर बिफोर। इसके साथ ही बहुत सारे नेटवर्कों का एक साथ में सम्मेलन है, कोलेब्रेशन है। दे आर वेल सुटेड फॉर रैपिड इनोवेशन एंड देयर फॉर आइडल फॉर कंपनीज इन द ग्रोविंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा इनोवेशन वाले, जो हमारे एक रैपिड एक तरह से जो हमारा एक स्पीड तरीके से जो हमारे इन्वेशन की जाती है तरह तरह के किसी भी बिजनेस में, या जितने भी आइडल होते हैं, कई कंपनियों में देखोगे जो स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री रहते हैं, तो उस तरीके के कंपनीज में, उस तरीके के बिजनेस में जो मॉडर्न मेथड है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Its main concept is to diversify its activities and connectivity. As a result, it can accept new challenges एंड कैन सेट ए गोल फ्रिक्वेंटली। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करता है। साथ ही आपका जो भी रिज़ल्ट है, आपके जो भी रिज़ल्ट है उनके नए चैलेंजेस के साथ इसको एक्सेप्ट करते हुए उनको कनेक्टिविटी देता है, उनको आपस में कनेक्ट रखता है। साथ ही हमारा जो भी गोल है, हमारे जो भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उन सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करने में, डाइवर्सिफाई करने में, साथ ही उन सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट होने में काफ़ी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद है मॉडर्न स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट लार्जली डिपेंड ऑन सॉफ्ट स्किल। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में मॉडर्न स्टाइल में अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट का हर एक काम हमारे स्किल पे डिपेंड करता है। मीन्स बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी काम करने वाले मैनेजर है, उन सभी के द्वारा किए गए काम जो है उनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वे किसी भी काम को किस तरीके से अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं, उनके बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप बना के रखते हैं, चीज़ों को किस तरह से लिसन करते हैं, किस तरह से उसको अंडरस्टैंडिंग तरीके से समझते हैं चीज़ों को, साथ ही किस तरीके से वो एक टीम में उन सभी को मिला के हर चीज़ों को ड्रैग करते हुए, साथ ही हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए अपने टीम के द्वारा किसी भी कंप्लीट को एक कम्प्लीटली फॉर्म उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा हमारा जो कॉम्बिनेशन है, या ये सारे जो आपने अभी पढ़ा है कि इसके अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ये सारा हमारा आ जाता है मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसका बेसिक मीनिंग, या इसका जो एक डिस्कस जो एक नॉर्मल तरीके से करेंगे, जो उसको हम सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करें तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसके बाद में इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम दिया है, तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं। व्यवसायिक संगठन का एक बोल सकते हो जो जिसके अंदर तरह तरह की जो संरचनाएं इसके अंदर सम्मिलित की जाती है, तो वो किस तरीके से इसके अंदर इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट है फ्लैट स्ट्रक्चर। अब जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा, फ्लैट है, इट मीन्स उसके अंदर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एक ही लेवल पे स्थिर है। एक ही लेवल पे आपको तरह तरह के डिपार्टमेंट्स या तरह तरह के टीम्स, मैनेजर दिखाई देंगे, बट उसमें आपको लेवल के अंदर या डिवीज़न के अंदर आपको सब डिवीज़न दिखाई नहीं देंगे जो कि आपको पहले की किसी भी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे थे। तो नाम से ही जैसा कि गिवन है फ्लैट स्ट्रक्चर, इट मीन्स ये फ्लैट स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि किस तरीके से एक ही फ्लैट पे या एक ही लेवल पे किस तरीके से काम किए जाते हैं, किस तरह से फंक्शनिंग होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है देयर आर वेरी फेवर
मैनेजमेंट लेवल विच ईच लेवल कंट्रोलिंग ए ब्रॉड एरिया और ग्रुपिंग, कि ये सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट लेवल में आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे एक ही लेवल पे कंट्रोलिंग का काम, जो भी आपका एक एरिया है, एक ग्रुप है, उसके बीच में फंक्शनिंग का काम होगा। एम्प्लॉय जितने भी है वो हर एक काम के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, साथ ही उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो काफ़ी क्लियर रहेंगे, क्योंकि उनका जो लेवलिंग है, उनका जो एक काम करने का एक जो लेवल बना हुआ है, एक जो डिवीज़न बना हुआ है, वो एक ही रहता है। उससे क्या रहता है, सभी पर्सन के अथॉरिटी, उनके जो भी अधिकार है, उनके जो भी दायित्व है, वो काफ़ी क्लियर रहते हैं। साथ ही प्रोड्यूस वर्क इन लाइन विद देयर एक्सपर्टाइज, और मीन्स जिस भी वर्क में वो एक्सपर्ट रहते हैं या जिस भी फील्ड में उनको स्पेशलाइजेशन मिली रहती है, वो उसको काफ़ी एक्सपर्ट तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरह से उसमें इंक्लूड करते हुए उस वर्क को, पूरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट फॉर्म में लेके आते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं, एंड हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिव एज अ रिजल्ट, और जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग है उसके जो प्रोसेस है उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस तरीके से कंप्लीट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प टू ब्रीड क्रिएटिविटी एंड एनकरेज डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग थ्रू आउट ऑल एरिया ऑफ द बिजनेस, और ये क्या करेगा, हमारे बिजनेस के जितना भी एरिया है, ये जितने भी थिंकिंग का एक एरिया आ जाता है जिसके अंदर हमारे डिसीजन हो गया, हमारी क्रिएटिविटी आ गया, हम किस तरीके से एनकरेज करते हैं किसी भी काम के प्रति, तो वो इन सभी को कंप्लीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, फ्लैट स्ट्रक्चर, जो कि किसका पार्ट है, मॉडर्न मेथड का एक पार्ट है, एक उसका एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद है, द फ्लैट अप्रोच इज ऑफन फेवरेट बाय बिग कंपनीज सच एज गूगल, अमेजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि जो गूगल और अमेजोन है, कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें किस तरीके के स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए कि फ्लैट अप्रोच का या फ्लैट स्ट्रक्चर का, क्योंकि जो फ्लैट स्ट्रक्चर है इससे ज़्यादा बड़ी कंपनियां उसके द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी, काफ़ी टेक्नोलॉजी से भरे उसमें काम होते हैं, और जो नए नए आइडियाज़ है जो कि किसी कंपनी के ग्रोथ को काफ़ी बूस्ट करता है, वो सारी क्रिएटिविटी या वो सारी इनोवेशन इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एम्प्लॉय इनके अंडर काम करते हैं। तो ये था हमारा फ्लैट अप्रोच। इसके अंदर देखोगे आप फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से डिवाइड करे गए हैं। जैसे टॉप पे एक मैनेजर है, उस मैनेजर के अंडर इतने सारे एम्प्लॉय है, बट इस एम्प्लॉय के अंडर कोई पर्सन नहीं है, ना कोई एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय के अंडर आते हैं। मीन्स एक ही लाइन पे, एक ही डिवीज़न के अंदर इतने सारे एम्प्लॉय आते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट इन सभी के ऊपर सिर्फ एक ही मैनेजर रहता है। तो ये था हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर। अब फ्लैट स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस हैं, मीन्स इसके कुछ डीमेरिट है, इससे कम एडवांटेजेस के अंदर हम ये बताएंगे कि किस तरीके से जो फ्लैट स्ट्रक्चर है वो किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से बेनिफिट है, इसके कौन कौन से डीमेरिट्स है। तो सबसे पहले है ग्रेटर डिसीजन मेकिंग अमंग्स द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में हर एक लेवल पे जो एक डिसीजन लिया जाता है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट होता है, उसको एक ग्रेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मीन्स आपके डिसीजन को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से, काफ़ी उसको अच्छे तौर तरीके से ग्रेटर वे में उसको प्रेजेंट करता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, की जल्दी से डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपके बिजनेस के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करेगा, समन्वय बनाए रखने में हेल्प करेगा। साथ ही स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स आपके बिजनेस के अंदर जो कम्युनिकेशन चल रही है, जो एक संचार की जो एक प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंदर आप अपने थॉट्स को, विचारों को, इन्फॉर्मेशन को, प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो वो जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में स्पीड लाएगी, मीन्स उसको तेज़ी से एक दूसरे के व्यक्तियों के बीच उसको पहुंचाने में हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, फ्लैट स्ट्रक्चर का जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इसका एक नेचर जो बना रहता है। लेस नीड फॉर मिडिल मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या है कि आपको मिडिल मैनेजमेंट की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, लेस नीड रहती है मिडिल मैनेजमेंट की, क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर में एक ही लेवल पे सारे रहते हैं, जितने भी हमारे अंडर जो काम करे उन सभी के ऊपर एक ही मैनेजर रहता है। इसके लिए फिर इससे क्या हो जाता है कि मिडिल मैनेजमेंट की जरूरत वहाँ पे नहीं रहती है। विच रिड्यूस एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरहेड, जो कि क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरहेड्स की बचत करता है, उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ डीमेरिट्स है, इसके कुछ अवगुण हैं जो कि फ्लैट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। सबसे फर्स्ट है कैन ग्रेट जर्नलिस्ट इंस्टेड ऑफ स्पेशलिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो प्रक्रिया है उसमें स्पेशलिस्ट कम हो जाते हैं, और ये क्या करता है, जर्नलिस्ट को ज़्यादा क्रिएट करता है इंस्टेड ऑफ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट की जगह यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, उसको जर्नलिस्ट को ज़्यादा क्रिएट कर देता है।
सिंस एम्प्लॉयज़ में लैक ऑफ सीनियर टू रिपोर्ट इट, इसके अंदर क्या हो जाता है, इस चीज़ की थोड़ी सी कमी हो जाती है कि कौन सा एम्प्लॉय के ऊपर कौन सा सीनियर है जिसको वो रिपोर्ट करेगा अपने हर एक काम के लिए। तो एक स्पेसिफिक सीनियर की यहाँ पे कमी हो जाती है। इट कैन कन्फ्यूज़न, तो उससे क्या होता है, बिजनेस के अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। साथ ही पॉसिबल पावर स्ट्रगल अमंगस्ट मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर एक स्ट्रगल बन जाता है, काफ़ी मुश्किल भरा एक वहाँ पे एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन कैन लीड टू प्रोजेक्ट लूजिंग फोकस, और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं अपने काम को एग्जीक्यूट करने में, वो थोड़ा सा यहाँ पे लैक हो जाती है, उस चीज़ में उसकी कमी हो जाती है, जिससे हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर फोकस कम हो पाता है, जो फोकस है वो लूज हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सुटेबिलिटी, मीन्स इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर, वो कौन से कंपनीज के लिए सुटेबल रहती है या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरीके के जो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो सबसे पहले है स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनीज वेयर देयर इज़ नेचुरली लेस ऑफ हायरार्की। ये उन कंपनियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पे उनका जो स्टार्टअप है वो काफ़ी स्मॉल रहता है, या जो कंपनीज़ है वो काफ़ी स्मॉल लेवल पे अपना वर्क करती रहती है। उसके अंदर जो एक हायरार्की जो चलती है, जिसको हम पद अनुक्रमानुसार कहते हैं, या उसको हम एक अनुक्रमक भी बोलते हैं, जिसमें आपके जो भी अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक लाइन में उसको डिफाइन किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर रहेगा। तो उसमें यहाँ पे इस चीज़ की कमी हो जाती है। फ्लैट स्ट्रक्चर वर्क इफ़ द बिजनेस हैज़ सम ऑफ शॉर्ट ऑफ इंटरनल इनोवेशन प्रोग्राम, और इसके साथ में ही जो फ्लैट स्ट्रक्चर है ये वहाँ पे वर्क करता है ज़्यादा अच्छे तरीके से जहाँ पे जो इंटरनल इनोवेशन प्रोग्राम है वो काफ़ी शॉर्ट में हो, काफ़ी उसका जो एक एरिया है वो थोड़ा सा उसमें कम एरिया रहे। तो ये था हमारा सुटेबिलिटी कि किस तरीके से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन से फर्म के लिए ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है ये सुटेबल रहता है या उनके लिए ये सही रहता है। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉडर्न मेथड का सेकंड पॉइंट है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंबाइनिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर नेमली फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन विद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, कंबाइन करता है दो चीज़ों को, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर को जिसको हम फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन भी कहते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के साथ इंक्लूड रहता है। Functional structure is a permanent feature of the matrix organization and retain authority for the overall operation for the functional unit। और ये बता रहा है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये एक परमानेंट फीचर होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि रिटेन करता है, जो कि उस चीज़ को बनाए रखता है अथॉरिटी को, जो कि ओवरऑल एक ऑपरेशन रहता है। जो भी फंक्शनल यूनिट में हम जो काम कर रहे हैं, या कह सकते हैं जो भी हमारा टोटली वर्क है, उन सभी के बीच में जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनके एक फंक्शनिंग का वर्क है, उन सभी को रिटेन करता है, उन सभी को बनाए रखता है। Then project team are created whenever specific project require a high degree of technical skills and other resources for a temporary period। और जो भी प्रोजेक्ट टीम है वो तब क्रिएट किए जाते हैं जब भी आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिल जाता है, रिक्वायर है हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल्स। मीन्स जब आपको किसी भी वर्क के अंदर, किसी भी काम के अंदर, जब आपको हाई डिग्री के या हाई लेवल की, जब आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इस तरीके के स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस तरीके की टीम क्रिएट किए जाते हैं जिसको हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। और ये थोड़ा सा टेम्प्रेरी पीरियड के लिए रहता है, मीन्स ये परमानेंट ना रह के टेम्प्रेरी टाइम के लिए रहता है। ए प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अपॉइंटेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया जाता है, या उसको ये काम सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि वो सभी कामों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बनाए रखे, उन सभी को जोड़ के, या कह सकते हैं उनके बीच में एक समन्वय बनाए रख के सभी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट फॉर्म में उसको कंप्लीट करें। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल ए वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ईच फंक्शनल स्टाफ हैज़ टू बॉसेज, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड हिज प्रोजेक्ट मैनेजर। और इसके अंदर जो एक बोल सकते हैं लेवल है, या जो एक डिवीज़न बना हुआ, उसके अंदर दो बॉस बने रहते हैं, या दो लेवल के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है और उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है। जैसे यहाँ पे आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, उसके साथ में प्लस है मैट्रिक्स का सिस्टम उसके साथ में कनेक्ट है, उसका कल्चर कनेक्ट है, साथ में उसका बिहेवियर उसके साथ में कनेक्ट है। तो ये जो आपको 5 पॉइंट दिखा रहे, 4-5 पॉइंट, इन सभी को मिला के जो बनाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन।
तो आई थिंक आपको ये इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को, उसका जो पूरा ऑल ओवर सिस्टम है, उसका जो कल्चर है, उसके जो बिहेवियर है, या किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके जब काम किया जाता है जिसमें स्पेशली टेक्निकल स्किल को इंक्लूड किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है, एक रिलेशनशिप बना के इन सब को कंप्लीट किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके बारे में स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे कि देखो फ्लैट स्ट्रक्चर में एक ही लेवल पे सारे रहते हैं, उनके ऊपर एक मैनेजर रहता है। बट जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। इसके अंदर आपको डिवाइड के अंदर भी सब डिवाइडेड दिखाई देगा, और मैनेजर के नीचे भी बहुत सारे टीम दिखाई देंगे जो कि प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, या उनके बहुत तरह तरह के जो टीम्स बने रहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से आप क्लियर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट जनरल मैनेजर, जो सभी का हेड कहलाएगा, सभी काम इसको रिपोर्ट किए जाएंगे, ये ऑल ओवर कंट्रोलिंग का काम करेगा। इसके नीचे तरह तरह के मैनेजर है, सभी का अपना अपना काम है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर उत्पादन से संबंधित काम करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, पैसे से लेन देन से संबंधित सारे काम करेगा, मार्केटिंग मैनेजर बाजार से संबंधित जो भी उसके काम है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उन सभी से एक समझौता करेगा या उनके बीच में वो वर्क करेगा। जो सेल मैनेजर है वो क्रय विक्रय से संबंधित सारे काम करेगा। डेवलपमेंट मैनेजर का ये काम रहेगा कि किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को, अपनी सर्विसेज को वो विकास करता है, उनको बाजार में कंपटीशन के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को प्रेजेंट करता है। रिसर्च मैनेजर क्या करेगा, तरह तरह के रिसर्च करेगा कि वो अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके के चेंजेस ला सकता है, कौन से जो एक प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर कर सकता है, या कह सकते हैं उसका बस एक अनुसंधान का काम रहेगा, जो कि तरह तरह की चीज़ों पर इनोवेशन करेगा या तरह तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। उसके बाद देखोगे इसके नीचे तरह तरह की टीम है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर प्रोडक्शन का टीम रहेगा। ये चारों जो आपको ग्रुप दिखा रहे हैं, जैसे 1 2 इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इसके नीचे, तो ये जो चारों है ये एक ही काम से रिलेट है, मतलब इन सभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही है। इस तरीके से इसके डिवाइडेड के नीचे भी सब डिवाइडेड बनाए गए जो कि इनके हेल्प के लिए काम करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है इसके नीचे भी टीम है। जैसे प्रोजेक्ट 1 के अंदर ये सारे टीम है, प्रोजेक्ट 2 के अंदर ये सारे टीम है, प्रोजेक्ट 3 के अंदर ये सारे इंक्लूड है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आवर बिजनेस। तो हमारे बिजनेस जैसे रहेगी, हमारे बिजनेस का नेचर जैसा रहेगा, उसका एरिया जैसा रहेगा, हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर सेम उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना लेंथी रहता है या कितना शॉर्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं आपके बिजनेस के अंदर, इसके या क्या लाभ है, क्या इसके मेरिट्स है। इट एम टू अलाउ स्पेशलाइजेशन टू इंक्रीज डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये क्या करता है, हमारे नॉलेज को बढ़ाते हुए किसी भी चीज़ के अंदर हमें स्पेशलाइजेशन उसको प्रोवाइड करने में, या ये जो फीचर है हमारे अंदर ये लाने में हेल्प करता है। हमारे एम को कंप्लीट करने में स्पेशलाइजेशन के साथ में उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। इट अलाउ इंडिविजुअल टू बी चूजन अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नीड। और ये इस चीज़ को अलाउ करता है या परमिशन देता है कि हम किसी भी चीज़ को इंडिविजुअली अलग अलग हम किसी भी प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसके क्या लाभ है या इससे क्या हमें हानि है थोड़ी सी, और क्या इसके डीमेरिट्स है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टेंडेंसीज टूवर्ड पावर स्ट्रगल एंड सिंकिंग टू ग्रुप एंड डिवीजन लेवल्स। इसके अंदर क्या हो जाता है, जो पावर है, मतलब जो अथॉरिटी हमें प्रदान रहती है कि हम इस काम को करेंगे या हमारे पास ये अधिकार है, उसके बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर से ही आइडिया लग सकता है कि इसका स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड हो जाता है। दैट्स वाई जो हमारी एक पावर है उसमें भी स्ट्रगल थोड़ा सा हमें करना पड़ सकता है, या हमें थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में जो हमारे ग्रुप है उसके अंदर हम जिस भी तरह के डिसीजन ले रहे हैं उनको डिवाइड करना लेवलिंग के अंदर थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है। मैट्रिक्स इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चैन ऑफ कमांड। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर। इस वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है कि किस तरीके से जो चैन के बीच में जो कमांड बन रही है उसको हम किस तरीके से बढ़ाए, तो वो इंक्रीज ना होकर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो हमारा जो एक चैन का कमांड है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता जितना एक इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। विच कैन प्रेजेंट प्रॉब्लम बिकॉज द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट करना कि फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर इन सभी का जो एक आपस में कनेक्शन रहता है वर्क को लेके, वो थोड़ा सा इसके अंदर डिफिकल्ट बन जाता है, जिस वजह से इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
दिस कैन बी कन्फ्यूजन एंड डीमोटिवेटिंग फॉर एम्प्लॉयज़। और इसका जो परिणाम है, ये इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, थोड़ा सा ये बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे अंदर काम करें उनको ये डीमोटिवेटिंग करने में, मतलब कि थोड़ा सा अपना एक उसमें पार्ट दे देता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट कर देता है, उनको अपने काम के प्रति मोटिवेट ना करके डीमोटिवेट कर देता है, कन्फ्यूज़न कर देता है। तो इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबिलिटी, कि किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सही है, या उनके अनुसार किसके लिए ये सही है। एप्लीकेबल वेयर देर इज़ प्रेशर फॉर ड्यूल फोकस, हाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या है कि ये वहाँ के लिए कैपेबल है, या उनके लिए ये एप्लीकेबल है जहाँ पे हमारा जो हाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम चल रहा हो, या वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हो। एग्जाम्पल दे रखा है एरोस्पेस, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। तो ये इस तरीके के फर्म के लिए, इस तरीके के बिजनेस के लिए सूटेबल है, उनके लिए ये कैपेबल है। या इस तरह के जो बिजनेस है जिसमें हम एरोस्पेस कह सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं, और भी कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये एप्लीकेबल है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें। देन फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब टीम बेस्ड। अब जैसे कि नाम से ही पता है, टीम के अनुसार ये क्या करेगा, सभी वर्क को कंप्लीट करेगा। ए टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रुप एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू टीम्स। इसके अंदर क्या है, टीम्स के अनुसार एम्प्लॉय का एक ग्रुप बना दिया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। ए टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ मेन टू डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल। इसके अंदर क्या है, जो एक पारंपरिक एक हायरार्की बनी रहती है, अनुक्रमा की बनी रहती है किसी भी काम को लेके, हमारे अथॉरिटी को लेके, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, उन सभी के बीच में ये उसको डिवाइड कर देता है, फोकसिंग मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसका जो मेन फोकस रहता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोऑपरेशन करना, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के बीच में एक कंट्रोलिंग बनाए हुए रखते हुए काम को कंप्लीट करना। तो ये था हमारा टीम बेस्ड। नाम से ही पता है आपको, टीम के अकॉर्डिंग टीम बना दिए जाएंगे और सभी टीम के अपने अपने काम रहेंगे, अपने अपने काम को वो एक टीम की हेल्प लेके उसको कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी वर्किंग का काम कर रहा है उसको इफेक्टिव तरीके से या उसको एक कंप्लीट फॉर्म में लेके आएंगे। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है। इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ के माइंडसेट को, जो हमारे बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करेगा उसमें ये हेल्प करता है। ड्यू टू रिड्यूस बैरियर्स, इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा बैरियर कम हो जाता है, इसके अंदर जो दुविधा है वो कम हो जाता है। इस वजह से एम्प्लॉय फील मोर एम्पावर्ड। इस वजह से क्या है, जितने भी एम्प्लॉय है वो काफ़ी पावरफुल फील करते हैं। वैल्यूज़ एक्सपीरियंस रादर देन सीनियोरिटी। इसके अंदर क्या है, जो एक्सपीरियंस है लोगों का उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि टीम के अंदर हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई स्किल रहता है, तो उन सभी के स्किल का फ़ायदा यहाँ पे उठाया जाता है टीम के अंदर। वी रिपोर्ट टू ईच अदर, मेन फीचर ऑफ टीम स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसका ये मेन फीचर है कि इसके अंदर क्या है, एक दूसरे को हम काम के प्रति रिपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारे टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स इंक्लूड रहेंगे, हम किसी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। इसके थोड़े से अवगुण क्या है, गोस अगेंस्ट मैनी कंपनीज नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ ए प्योरली हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा ही बड़े बड़े कंपनियों में देखोगे कि जो कुछ कंपनियां हैं इसके अगेंस्ट हो जाती है। माइट मेक प्रमोशनल पैथ लेस क्लियर फॉर एम्प्लॉयज़। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो भी हमारा एक रास्ता है या जिस चीज़ को, जो हमारा ओपिनियन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में थोड़ी सी आप देखोगे कि प्रमोशनल एक पैथ्स आ जाते हैं, उनके बीच में कुछ रुकावटें आ जाती है, जिस वजह से जो टीम है थोड़ा सा कई बार कई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये था हमारा टीम बेस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो टीम ए, टीम बी है, टीम बी सी है, इसके नीचे एक मैनेजमेंट टीम है, और देन इसके नीचे भी कंट्रोलिंग का काम कर रही है। मतलब 3 टीम बना दिए गए, टीम ए, टीम बी, टीम सी, और इनके बीच में क्या हो रहा है, एक मैनेजमेंट का काम चल रहा है। सभी टीम जो है अपने अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और कंप्लीट करने के बाद उनका जो पूरा कंप्लीट हो जा रहा है वो एक मैनेजमेंट टीम बना दे रही है, या किसी काम को पूरा करके दिखा दे रहे हैं। तो ये था हमारा टीम बेस्ड के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे कि नाम से ही देख सकते हो, नेटवर्क स्ट्रक्चर, कि बहुत सारे नेटवर्क का इसमें एक सम्मेलन रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। ए नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ एन इंटरनल स्ट्रक्चर। जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये एक आंतरिक स्ट्रक्चर है दैट
फोकस मोर एंड ओपन कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप रादर देन हायरार्की। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ओपन रहता है, इस पे ही मेन फोकस किया जाता है कि किस तरीके से ओपन कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जाए, किसके बजाय हायरार्की के। क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक लाइन में, एक चेन में बांध दिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा। बट जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को ना देख के या इसको अनदेखा करके मेन जो फोकस है वो इनका ओपन कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप के ऊपर रहता है। इसके कुछ एडवांटेजेस है, मतलब इसके कुछ फ़ायदे हैं। विजुअलाइज द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ऑन साइट एंड ऑफ साइट रिलेशनशिप इन कंपनीज। ये कंपनीज के अंदर हमारे चाहे ऑन साइट, मतलब कि हमारे साइट्स पे जाके या ऑफ साइट्स पे, मतलब हर तरह से ये हमारे ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाए रखता है और विजुअलाइज करता है हर कॉम्प्लेक्स वेब को। अलाउ कंपनीज टू बी मोर फ्लेक्सिबल, ये कंपनीज को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाने में, उसको लचीला एक प्रदान करता है, अलाउ करता है कंपनीज को हर काम के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी लाने में। गिव मोर देन पावर टू ऑल एम्प्लॉयज़ टू कोलैबोरेट, टेक इनिशिएटिव एंड मेक डिसीजन। ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा पावर देता है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनके बीच में एक कोलैबोरेशन हो सके, काम जो है काफ़ी इफेक्टिव हो सके, उनके जो डिसीजन है उसको लेने में हेल्प हो सके। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस है, कैन क्विकली बिकम ओवरली कॉम्प्लेक्स व्हेन डीलिंग विद लॉट्स ऑफ ऑफ साइट प्रोसेसेस। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो अगर आपके ऑफ साइट पे बहुत सारे काम चल रहे, बहुत सारे डीलिंग का काम कर रहे हैं, या तो उनके बीच में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ला देता है। मतलब थोड़ा सा इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको समझना या उसको कंप्लीट करना थोड़ा सा क्विकली नहीं हो पाता है। तो ये क्या करता है, उनके बीच में कॉम्प्लेक्सिटी ला देता है, या थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट टू एम्प्लॉयज टू नो हु हैज़ फाइनल से। और इस लाइन का मतलब है कि इसके अंदर इस चीज़ की डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं वो किसको रिपोर्ट करेगा, या उसके ऊपर कौन है जिसको वो हर अपनी प्रॉब्लम को, हर अपने इन्फॉर्मेशन को, या जो भी वो बताना चाहता है कम्युनिकेशन के थ्रू, वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसको वो हर काम के लिए बता सकता है, उससे पूछ सकता है। तो इस चीज़ की यहाँ पर लैक हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। जैसे यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क कितना बड़ा फैला हुआ है, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। इस तरीके से इनका नेटवर्क जो है पूरा फैला रहता है, इनका वर्किंग इस तरीके से चलता रहता है, सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है और कनेक्टिविटी के थ्रू ही इन सभी काम को पूरा कंप्लीट किया जाता है। जैसे एक CEO बीच में है और इसको ऑल ओवर हर तरीके के टीम या हर तरीके के एम्प्लॉय वर्क सारा फैला हुआ है, एक पूरा जाल बना हुआ है नेटवर्क का। तो ये था हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 है जो ये कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 के सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख ले, और नहीं है तो बहुत ही अच्छा है कि आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड मिल गई है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ में हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। वीडियो उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, और इसके साथ में वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको इसकी PDF पिन करी हुई मिल जाएगी। तो आप PDF भी इसकी ले सकते हो और साथ में वीडियोस के थ्रू भी पढ़ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक अलग से चीज़ कि इसी वीडियो के साथ में प्लेलिस्ट अटैच है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 के सारे टॉपिक आपको वहाँ पे पार्ट्स के थ्रू वहाँ पे सेट मिल जाएंगे। तो कोई भी वीडियो अगर आपका मिस हो जाता है, आप नहीं देख पाते हो, आप प्लेलिस्ट के थ्रू वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो को यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो के यहाँ तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यूनिट 3 हमारी कंप्लीट होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।